Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री प्रदीप वर्मा। इनका जीवन बहुत ही रोमांचक रहा है। एक शरारती बचपन से लेकर एक बहुत ही कामयाब थिएटर पर्सनालिटी तक का। उनकी कहानी सुनकर हमें ये एहसास होता है कि अगर परिवार में स्नेह, विश्वास और श्रद्धा हो तो जीवन के सारे संघर्षों का एकजुट होकर सामना करने की शक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं प्रदीप जी की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट में सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास व्यक्तिमत्व, श्री प्रदीप वर्मा जी। वो खास क्यों है ये आप जल्द ही जानेंगे। हम भी बहुत उत्सुक हैं उनसे उनकी लाइफ जर्नी, उनकी प्रोफेशनल थिएटर जर्नी के बारे में और जानने के लिए। तो चलिए उनसे संवाद। नमस्कार प्रदीप जी। थैंक यू जी। थैंक यू टू यू, थैंक यू टू स्माइलिंग सोल एंड थैंक यू टू द ऑडियंस। चलिए, आपको तो हम बहुत अरसे से जानते हैं एज अ मेंबर, एज अ थिएटर एक्सपर्ट, पर उसके बावजूद भी आपकी एक अलग दुनिया है जिसे हम परिचित होना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे, फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। मैं बचपन में पहुंचने से पहले अपने सभी गुरुजनों का, अपने माता पिता का, माँ आदिशक्ति जगदम्बा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को इतना काबिल बना दिया, मेरे को इस धरा पे जन्म दिया, माँ बाप ने पालन पोषण करके और इस काबिल बना दिया कि मैं आज आपके सामने कुछ बोलने लायक हूँ, कुछ अपने बारे में बताने लायक हूँ। इस धन्यवाद के बाद अब मैं जुड़ता हूँ अपने बचपन से। बचपन से ही मैं बहुत शरारती रहा हूँ, बहुत ही शरारती रहा हूँ। दीवारें फांदना, पेड़ों पे चढ़ना और टोली बना के कुछ ना कुछ करते कराते रहना। ये है उन दिनों की बात जब मेरे को काफी कुछ याद था। यानी कि मेरा ब्रदर 7 साल की उम्र में आया, ये 5 साल से 7 साल की बात है। मैं थोड़ा सा उससे पीछे भी लेके जाना चाहूंगा। शुरुआत मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई। मैं कुछ डरा डरा सा, सहमा सहमा सा होता था। मैं चुपचाप रहता था, लेकिन मेरा प्रकृति के साथ बहुत कनेक्शन था। यहाँ तक कि क्लास में जब पहाड़े रटाए जाते थे तो मैं लाइन में पीछे खड़ा होके अपने पक्षियों को, तोतों को देखता था, उनकी बातें सुनता था। समझ कुछ नहीं आता था, लेकिन उनको सुनना, उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता था। पढ़ाई किस रास्ते की बात है, पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है, ये शायद मैं जानता नहीं था। ये कुछ कुछ मैंने सुना है कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, लेकिन वो चिड़िया, तोते, वो दीवार, पहाड़ों का लगाता हुआ टीचर का रट्टा मेरे को आज भी क्लियरली आंखों के सामने दृश्य बनकर सामने आ जाता है। माँ बाप तंग आ गए कि ये तो पढ़ेगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं। कुछ मेरी उन दिनों में सेहत ने भी साथ नहीं दिया। अल्टीमेटली माता पिता ने डिसाइड किया कि मुझे मेरे डॉक्टर नाना जी के पास भेज दिया जाए, जो कि करनाल में थे, और मैं पहुंच गया करनाल। साल सिर्फ एक लगा, लेकिन डॉक्टर लाजपत, मेरे नाना जी, उन्होंने मुझसे मिलवा दिया। ऐसे ही मैं उनकी बताए हुए रास्ते से अपने आप को पहचान पाया। जिंदगी में कभी भी नहीं रुका। मेरे प्रथम गुरु मेरे नाना जी, उनको मेरा श्रद्धापूर्ण नमन। उन्होंने मेरे को कहा क्या, बेटा ये सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि तू नहीं पढ़ सकता, ये पकड़ किताब। उन्होंने बातों बातों में
जायजा ले लिया था कि इसको साइंस अच्छी लगती है, बाकी चीजें बाद में देखते हैं, पहले इसको साइंस की किताब पढ़ा। और इसी तरह से मैथ में उन्होंने मेरे को इधर से कर उधर से कर, बड़ी बड़ी रकमों के पहाड़े कहते छोड़ दे, बाद में देखेंगे। लेकिन उन्होंने गुना करने के अपने मेथड सिखा दिए, भाग करने के अपने मेथड, मैंने दिमाग में वही घुमाने और अपना उत्तर निकाल लेना। बड़ी बड़ी जोड़ की रकमें जो कि सिलेबस से बाहर क्लास में नहीं कराई जाती थी। मैथ में और साइंस में मेरे 95% से नीचे कभी लाइफ में नहीं आए। 9th में शायद सबकी एक डिप आती है, क्योंकि वो बिगड़ जाते हैं बच्चे। मैं भी बिगड़ गया था, लेकिन पिताजी के एक थप्पड़ ने, जब उन्होंने नोटिस किया कि ये क्लास में ही नहीं जाता है, और ये बात है दिसंबर की, दिसंबर के एग्जाम में मेरे मार्क्स 0, किसी पेपर में कुछ भी नहीं लिख पा रहा था, तो उस दिन उन्होंने मेरे को उस रिजल्ट को देख के एक थप्पड़ जड़ा। उस थप्पड़ ने मेरे को दोबारा से ट्रैक पे डाल दिया। और भगवान भी, मैंने ठान ली कि मैं फर्स्ट डिवीजन रहा हूं ना तो 60% तो ले दूंगा, चाहे मेरे पास अब 3 मंथ्स है। और मैंने जब जैसे ये ठान लिया, तो मार्च के एग्जाम में मेरे को भगवान ने एक चीज और दिखाई, भाई इतना भी घमंड मत कर। मैं 60% से 1 नंबर कम रह गया। उसने मेरे को सिखा दिया कि कर तो तू सकता है, पर अच्छी तरह करने के लिए कंटिन्यूसली कर, पूरा साल कर। और ऐसे मैं आगे बढ़ता चला गया। 11th में सेल्फ स्टडीज से, पिताजी के कुछ फिजिक्स के प्रोफेसर थे मेरे पिताजी, मेरे मम्मी इंग्लिश और सोशल स्टडी के टीचर थे। ये सारी बातें जब याद आती हैं तो पता चलता है कि माँ बाप का, मेरे बुजुर्गों का मुझे ऐसा बनाने में कितना सहयोग रहा, और कितनी मेरे को उन्होंने थपकी दी, जिसकी वजह से मैं एक अच्छा इंजीनियर बन पाया। और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन ले पाया। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाया मैं 12th जो आज की होती है प्री यूनिवर्सिटी में। मार्क्स 77% है, टॉपर ऑफ द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहा। और अपनी चॉइस की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मैंने गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। और अगस्त 1986 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज REC कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर एडॉक लग गया। 2 साल के बाद मेरे को 2 रेगुलर जॉब मिल गई। फाइनली जब SC रिटायर हुआ, SC रिटायर के समय 2 साल में रहा मैंने, नो डाउट VRS ली, कई रीजंस रहे उसके, बट उन 2 साल में भी एक डेड यूनिट्स 8 यूनिट्स ऑफ डेड हाइडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी। मैंने और मेरी टीम ने मिलके 64 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी हरियाणा पावर सेक्टर को दी, रिवाइवल करके उन 8 डेड यूनिट्स। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आपका रुख। मतलब एक तरफ है एक इंजीनियर, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, एंड इतना बड़ा काम किया पावर सेक्टर में, इतना योगदान दिया पावर सेक्टर को, तो वहां से रुख थिएटर की ओर किस तरह से बढ़ा? थिएटर यूं कह लो कि भी, अगर मैं याद करता हूं तो पहला होश जो मेरी पहली मेमोरी आती है तो ये आती है कि मैं अपनी माँ की उंगली पकड़ के चला करता था। और नो डाउट फादर कॉलेज में थे, लेक्चरर, यूथ फेस्टिवल्स देखने, मम्मी के स्कूल में प्रोग्राम्स देखने, तो मैं स्टेज देख के जिद करता था, रोता भी था कि मैंने अभी चढ़ना है इसके ऊपर, मैंने भी प्राइज लेना है। ये एक हुक थी, ये एक कनेक्शन था जो मेरे को स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि स्टेज से कुछ ना कुछ तुम जुड़े हुए हो। और मेरे नाना जी का घर, मेरी नाना नानी का घर, वहां पे मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी। माँ के बिना एक दिन भी जीना उस छोटे बच्चे के लिए समस्या थी। 5-6 साल का रहा था उस समय। मेरी माँ मिलने आती थी तो मैं उनके साथ वापस जाने की जिद करता था। तो एक बार मेरी माँ मेरे को अपना आंचल, अपनी चुनरिया
मेरे को पकड़ा है। वो चुनरिया और माँ का आशीर्वाद और प्रदीप एक्टर से मिलना एक कारण बना, एक माध्यम बना। वहां एक स्टैंडिंग मिरर होता था, वो अलमारी में लगा हुआ था, वो माँ की चुनरिया, माँ का आंचल और प्रदीप एक्टर और वो मिरर, पता नहीं क्या क्या खेलते थे। वहां से मेरे में भाव प्रकट करना, एक्टिंग करना, ये सब अपने आप आ गया। लेकिन फिर मैंने जब स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देखी, मैंने उससे उस परफॉर्मेंस को देख के कुछ खुद क्रिएट किया और फोर्थ क्लास में असेंबली में मोनो एक्टिंग्स करनी शुरू कर दी। स्कूल के ड्रामेटिक्स के टीचर होते थे, उन्होंने पहचान लिया। प्राइमरी के स्टूडेंट प्रदीप कुमार वर्मा को सीनियर क्लासेस के प्लेज में ले लिया और उस साल से लेके 10वीं होने तक मैं हर साल प्ले का एक पात्र होता था। और नतीजा ये रहा, 10वीं में जो हरियाणा सरकार ने टूर्नामेंट्स रखे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फर्स्ट आए प्ले में, और स्टेट लेवल पे खेलने गए उस प्ले को, वो प्ले भी हमारा फर्स्ट आया, और इस नाचीज को बेस्ट एक्टर का प्राइज भी मिला उस साल। पिताजी के अगेंस्ट जाके करता रहा मैं ये काम, पर करता रहा क्योंकि वो स्टडीज में लगाते थे। कॉलेज में जाने के बाद मैं उनकी छतरी के नीचे था, उनकी छतरी के नीचे वहां के हिंदी प्रोफेसर को, वहां के थिएटर इंचार्ज को पिताजी ने कान में फूंक लगा दी कि इसको भाई स्टेज की तरफ नहीं आने देना, अदरवाइज ये इंजीनियर नहीं बनेगा। अगले दिन मेरा एग्जाम था, 2 साल मैं नहीं गया, 2 साल नहीं गया थिएटर की तरफ, मैंने मुंह नहीं देखा। डेडिकेटेडली अपनी साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर फोकस किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। बट हुड़क थी, अगले दिन प्रैक्टिकल था शायद, और स्पोर्ट्स मीट का एनुअल फंक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चल रहा था, और वहां पे फैंसी ड्रेस में मैं बिना बताए पहुंच गया और वो वहां पे अपना सेकंड प्राइज लेके आ गया। और पिताजी वहां बैठे थे नो डाउट, और आके वो मुस्कुराए, अब क्या तो कुछ कर सकता नहीं, तूने कर तो दिया ही, चल कोई ना, गो एड विद योर एग्जाम्स। जब भी मैंने इस एक्टर प्रदीप को भुला के, मैंने खुद नहीं कभी भुलाना चाहा, लेकिन सर्कमस्टांसिस ने कि अब तो रास्ता बदल गया, अब तो इंजीनियरिंग ही रास्ता है, अब तो ये है, इन्वॉल्व हो गए अपने काम में, टाइम ही नहीं है कोई, तो कोई ना कोई मेरे को मोटिवेट करने के लिए मिल गया। और जब विवाह के बाद मेरी यह स्थिति पहले आई, तो उस टाइम मेरी हुक बनी मेरी वाइफ, एंड नो डाउट हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई, और मेरे को एक हुक मिली कि भाई हमारी बॉन्डिंग भी है, और मेरा ये छुपा हुआ जो प्रदीप है इससे मैं मिलता रह सकूंगा। मैं इनके स्कूल में हर साल प्ले डायरेक्ट करवा। एक बात मैं बताऊंगा, थिएटर कितना गिविंग है। जिसको मैं वो डायलॉग सिखा रहा था, वो बच्चा थथलाता था, और वो स्टेज पे बिल्कुल डायलॉग बोलते हुए थथलाया नहीं, कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी उसको। कुछ स्टूडेंट्स कोई पसंद नहीं करता उनको स्कूल में, लेकिन थिएटर में कोई बात नहीं बेटा, तू विलन का रोल कर। थिएटर से उनकी पहचान बनी, वो अपने उसमें भी इम्प्रूव हुए, तो इतना गिविंग होता है थिएटर। बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री। चलिए, यहाँ मैं आपको मेरा अगला सवाल पूछना चाहूंगी। पूरे थिएटर करियर में आपका एक सबसे यादगार लम्हा कौन सा है, आज तक आपके दिल को छूता है ऐसा लम्हा? थिएटर में इस तरह की घटनाएं ऑलमोस्ट रोज होती हैं, और ये अचंभे वाली बात हमारे लिए वैसे होती नहीं है। थिएटर से बाहर, थिएटर के अंदर हमें बहुत ही ऑब्जर्वेंट बन के रहना ही होता है। वो हमारे को घुट्टी में मिला के पिलाया जाता है, बी ऑब्जर्वेंट। वहीं से तुमने अपनी नई कला, अभिनय निकालना, अभिनय नवीनता वहीं से आ रही है। मैं अब अपनी घटना सुनाता हूँ, 2 बताता हूँ। एक तो सीधी सी बात है कि भी जब रिटायरमेंट के बाद मैं थिएटर में ज्वाइन किया, और स्टेज पे जाके मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को भी परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता। पैर रख के थिएटर की मूवमेंट्स दे के बैठ के डायलॉग बोलने शुरू किए, सब सही चला। और मैं ना अपना परफॉर्म करते करते ना थोड़ा सा एक बार ऑडियंस पे निगाह
चोरी से चलाता हूँ, जबकि सबको यही कहा जाता है कि भाई ऑडियंस से आंख मत मिला ली, और मेरी किसी ऑडियंस से आंख मिल गई, मैं डायलॉग भूल गया। तो पीछे वाले जबकि यंग थे, मेरे पीछे 4-5 यंग लड़के घेरे खड़े थे मेरे को, जो हमारे डायलॉग में मेरी पीठ थी उनकी तरफ, डायलॉग उनके साथ चल रहे थे, मेरे ऑडियंस के साथ नहीं चल रहे थे, इनके साथ चल रहे थे। शायद वो सिचुएशन गलत थी आंख मिलाने की, क्योंकि डायलॉग मेरे पीछे चल रहे थे, पिछली तरफ ध्यान रहना चाहिए था, बट मैं भूल गया। तो दो ने उसको मॉडिफाई करने के चक्कर में 2 डायलॉग बोल दिए। ओके। अब मेरे लिए ये फंस होगी कि कौन से वाले को पकड़ूं। बट स्पॉन्टेनियस होने का, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस होने का, फिर मैंने वहां पे यही निकाला कि जो मेरा डायलॉग था ना, मैं वहीं लेके चलता हूँ, दूसरे वाले की बात छोड़ के, जिसने सेकंड बोली थी, जबकि उसने लास्ट डायलॉग बोला था। एक आम आर्टिस्ट यही करता कि उसका डायलॉग उठाता। मैंने पुराने वाले की मैं तो ये जो करेक्टर था ये मस्त, अपने आप में मस्त वाला करेक्टर। ओदी गल छड्डो, एक काका कुछ कह रहा सी, पहला एदी सुनते हैं। ऐसे करके मैं वापस प्ले को लेके आया, और प्ले स्मूथली गया, और नो डाउट क्लैपिंग हुई कि सब पकड़ सब लेते हैं, ऑडियंस कोई मूर्ख नहीं होती, बट इस चीज का कि सबने अप्रिशिएट किया कि कैसे घुमा के भी स्टोरी को करेक्ट। वापस, एक ये चीज हुई। कई बार इम्प्रोवाइजेशन बैड भी रह सकती है फॉर अदर करेक्टर्स। एक एक सीन चल रहा था, अंधेरा था, रिहर्सल में कहीं नहीं हुआ कि भाई मैंने स्टेप रखते हुए लड़खड़ाना है, मैं बुजुर्ग का रोल कर रहा हूँ, शादी का माहौल है, कुछ ना कुछ शादी के माहौल, वहां मेरे दिमाग ने कह दिया मैं लड़खड़ा के अंदर एंटर कर रहा हूँ, और मैंने वो कर दिया। वो सीन तो किसी तरह से को आर्टिस्ट ने निकाल दिया। जब मैं बैक, ये आप कह सकते हैं ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज दोनों का ड्रामा है। सारे के सारे अपना सेकंड सीन स्टार्ट करने से पहले, जब वो सेट चेंज हो रहा है, उसमें वो को एक्टर जो मेरे साथ स्टेज पे थे वो अंदर आए, इवन डायरेक्टर, सही है ना, अगले सीन सही जाएंगे ना। अच्छा। मैं क्या सर, ये आप मेरे को क्या डांटना मत सर, पर हो गया मेरे से। तो कहते नहीं ऐसे नहीं करना होता यार, बता देते होते हैं। तो कहता यार मेरा तो दिल ही ऐसे बैठ गया। मैं कहा पर ये तो मेरे लिए आप प्रेज कर रहे हो सर, कि भी मेरा इतना रियल लगा। लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स या इंसिडेंसेस ऐसे हुए थे जिन्होंने आपको पूरी तरह से शेकअप कर दिया? हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 1995 में मेरा सेकंड बच्चा, मेरी सेकंड बच्ची, मेरी बेटी हमारे घर पैदा हुई। मैं तो कहूँगा अवतरित हुई देवी का रूप। देवी का रूप इसलिए कि जब वो अभी उसका सेकंड डे था, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने आके हमें बताया कि ये बच्चा स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हो सकता है, आप इसको किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाओ, शी मे नीड सम ऑपरेशन। वो सीडीएच अफेक्टेड थी। सीडीएच अफेक्टेड मींस कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। उसमें करेक्शन की जरूरत थी, कुछ और रिलेटेड करेक्शंस भी चाहिए थी। जब एक्सपर्ट ने देख के बताया कि इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हमने उसको पीजीआई चंडीगढ़ एडमिट करवा दिया। लेकिन वो जब बच्चा मैं लेके अपनी गोद में डॉक्टर से सुन के कि भी अभी से इसके ऑपरेशंस की कुछ सीक्वेंस चलेंगी, वो 5 साल तक चली। मैं उसको लेके गुरु दरबार दुखभंजन गुरुद्वारा पटियाला में ले जाके बैठ गया, और ये क्या, एक ही थॉट भगवान ने डाला कि ढूंढता है सेवा इधर उधर, सेवा अपनी भी करनी है, परिवार की भी करनी है, इस दुनिया की भी करनी है। वहां से मेरे में एक सेवा भाव डाल दिया, और मैं उस सेवा भाव से हमेशा जुड़ा रहा। और जैसे इस बच्चे के ऑपरेशन हुए, इसने किसी तरह से आगे बढ़ी इसकी जिंदगी, हर इसका स्टेप हमने देखा। मैंने, मेरी पत्नी ने, यहाँ तक कि सारे फैमिली मेंबर्स ने, सबने सपोर्ट किया, तो वो हमारा समय निकल पाया, तो हम इसका पालन पोषण कर पाए। और इसको, इसकी जब हम ग्रोथ देखते हैं, इसकी स्ट्रगल के बावजूद भी जब इसकी ग्रोथ देखते हैं, आज वो इंग्लिश की लेक्चरर है, उसने बीडीएस भी की है, और इसकी ग्रोथ ये कैसे यहाँ तक आई है, उसको ग्रोथ देख के मेरे को भी एक इंस्पिरेशन रही हमेशा कि हर कोई कुछ भी कर सकता है। एक बार ठाने तो सही, हर कोई कुछ भी कर सकता क्या बात है, क्या बात है। है। ये स्पेशली एबल्ड है,
इसकी उन सारे ऑपरेशन से क्या हुआ, राइट लेग अराउंड 1.5 इंच शॉर्ट हो गई, और थोड़े और प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से। कार वगैरह स्पेशल बनवा के ड्राइव करवानी पड़ती है। इसने जब स्कूटर चलाना था वो भी स्पेशल स्कूटर भी चलाया, बट अब इसने कार सीख ली है, और वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए सारे कंट्रोल हाथ में है। फुली ऑटो कार लेके उसको कन्वर्ट कर दिया, अपनी खुद ड्राइव करके कार स्कूल तक जाती है, बच्चों को जो ये पढ़ाती है। और नो डाउट ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हुए क्लास में ड्रामेटिक्स को यूज करती है। वाह वाह वाह, हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ। क्या बात है, सारे परिवार को उस पर फख्र है, नो क्या डाउट। बात है। और जो जो भी उसको नजदीक से देखता है, उसकी असलियत को पहचान जाता है, वो भी उस पर फख्र करता है। इसके भाव हमारे से भी ज्यादा गहरे हैं। कोई और ऐसी घटना जिसने किसी इन वन वे और द अदर आपकी जिंदगी बदल दी? आपने शायद वीआरएस की बात करी थी, उससे जुड़ी हुई कोई चीज? हाँ, वीआरएस भी मैंने ली। 4 साल पहले मैं अपनी रिटायरमेंट एज से 4 साल पहले मैंने अपनी रिटायरमेंट अप्लाई की, और डिसीजन लेते हुए दिक्कत तो हुई, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, काफी टाइट माहौल हो गया था। आई कैन से इन सिंगल वर्ड कि देयर वाज नो मी टाइम, क्वालिटी मी टाइम वाज नॉट देयर। तो मैंने वीआरएस फाइनल की, और 4 साल पहले वीआरएस अप्लाई करके और मैंने वीआरएस ले ली। मेरे से प्रश्न पूछे गए उस समय जब मैं अपनी फेयरवेल पार्टी ले ली थी, क्या करोगे क्या करोगे। तो वहां मैंने 3 चीजें डिक्लेयर की, वहीं सूझी मेरे को, पहले मेरे को नहीं पता था। वहां पे ही मैंने डिक्लेयर किया, उसकी 3 आगे बातें निकली। ट्रैवल, माय हॉबी एक्टिंग, एंड स्पिरिचुअलिटी, सोशल सर्विस। ये तीनों चारों चीजें मुझे नहीं पता था मेरी एक्टिंग ही दिलवा देगी। एक्टिंग करते करते मेरा ट्रैवल भी हो जाता है, बीच बीच में सोलो ट्रैवल जाता हूँ, फैमिली के साथ ट्रैवल जाता हूँ, बट मेरा थिएटर के साथ ही इतना ज्यादा हो जाता है, या शूटिंग के साथ ही इतना ज्यादा होता है कि उसका अब स्कोप ही नहीं बचता। और इसी तरह की सोशल सर्विस में आसपास के स्कूलों में नीडी बच्चों को सिखा के उनको थिएटर के थ्रू लाइफ वैल्यूज दे के सोशल सर्विस करता हूँ। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ओके, अब मुड़ते हैं स्माइलिंग सोल्स की तरफ। आपका स्माइलिंग सोल्स में सफर कैसा रहा है? क्या महसूस होता है आपका इतना बड़ा योगदान जो है सारे मेंबर्स की तरफ? सो डिस्क्राइब योर एंटायर जर्नी विद द स्माइलिंग सोल्स। स्माइलिंग सोल से जुड़ना भी मैं एक मिराकल मानता हूँ। मतलब कि बचपन से सेवा भाव मेरा एक मोटिव रहा है। उसके बिना मुझे पता है कि लाइफ लाइफ है ही नहीं। और मैं इंडिकेटिव सेवा मैं थ्रू आउट दी लाइफ करता रहा हूँ। कई बार यमुनानगर में एज ए ऑफिसर भी मैंने कुछ एनजीओ चलाई, जिसमें जरूरतमंद लड़कियों की शादी और इसी तरह से जरूरतमंद को खाना खिलाना, किसी की वैसे हेल्प कर देना, ये रहा। तो अंदर आने के बाद मैंने देखा कि सच में इस दायरे की, इस सर्कल की मेरे को भी जरूरत, कोई नहीं सुनता बुजुर्गों की। और यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ के और आप सबकी केयर पाके लोगों की जिंदगी, मैं कहता हूँ, बढ़ गई है। उनकी जीवन काल बढ़ गया है, बीमार ठीक हो रहे हैं इमोशनल सपोर्ट मिलने से। और मैं सच में आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ इस सब के लिए। और ऐसा चलता रहना चाहिए, और ऐसी और बड़ी सारी चीजें होती रहनी चाहिए। और आपसे मिलके, आपके ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद रैदर मेरे को एक प्लॉट भी दिमाग में आया कि भाई, हर कोई कहता है कि बुजुर्गों के अलग घर नहीं बनाने चाहिए, उनके सीनियर सिटीजन डे केयर नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ हो, बट वो सेल्फ सस्टेन हो, वो मोहताज बना के ना हो। जो बुजुर्ग घर बैठे हैं, जिनके बच्चे उनकी देख रेख भी कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, कोई डे केयर ही होने चाहिए। जैसे बच्चों के डे केयर होते हैं, डे केयर होने चाहिए। ऐसी हब्स होनी चाहिए जहां बैठ के वो आपस में बात कर सकें। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड आल्सो
कि मैं द स्माइलिंग सोल के साथ जुड़ा, कि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और मैं बिल्कुल जुड़ा रहना चाहूंगा इनके साथ। थैंक यू सो मच। आपके लिए अगला सवाल ये है कि आपका अन्य सीनियर्स को क्या मैसेज है? सीनियर्स हों, एज कोई भी हो, असली हुक हमारी ग्रंथ ही दे पाते हैं। जैसे कि अगर हम गीता की भी बात करें तो उसमें एक क्रक्स तो सारे मानते हैं ना, एक एक टीचिंग गीता की तो सब मानते हैं ना, कि भाई अपने कर्म करी जा और फल की इच्छा करना तेरा अधिकार नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तू कर्म करे ही ना, कर्म करना तेरा कर्तव्य है, लेकिन कर्म के साथ जुड़ना भी नहीं कि इससे मेरे को ये रिजल्ट। ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो किसी के से, अपने आप से प्यार करो, तुम्हारा जो साथ दे रहा है उससे प्यार करो, जो नहीं दे रहा उसका भी भगवान भला करे, ये दुआ करो। और मैं विवेकानंद जी की वाणी को यहाँ प्रयोग करना चाहूंगा कि मनुष्य शरीर है ना जो, ये भगवान का सर्वोत्तम मंदिर है। भगवान पशु में भी रहता है, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है ये सर्वोत्तम मंदिर बताया गया है भगवान का। इसकी पूजा करो, अपने की भी, लेकिन भगवान तो सामने वाले में भी है ना, तो उसको भी भगवान का मंदिर ही मानो। ब्रह्म स्वरूप देखो, सब में वही बसता है। सबसे प्यार करो, किसी के लिए कुछ कर सको करो, आगे बढ़ के करो, और बाकी सब मस्त रहने का। कुछ मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मेरा था नहीं था, अरे मैं था ही कहाँ। बहुत अच्छी बातें कही आपने। चलिए, जाने से पहले आपसे एक आपका फेवरेट डायलॉग सुनना चाहेंगे। ये जमीन बांट लोगे तुम, इस जहां की हर चीज बांट लोगे तुम, लेकिन इस सब के लिए उन्नति के मार्ग पर मिले हुए हमारे हाथ भी बांट दोगे तुम? नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से आपने दिखाए करुणा रस, फिर घृणा रस और रौद्र रस। आपका फेवरेट और मोस्ट चैलेंजिंग शायद हास्य रस है, तो उसकी एक झलक दिखा दीजिए। उसके बिना आपको जाने नहीं दे सकते हम। मिल गए ना तुम हमको, हम भी तुम्हें मिले। मिल गए ना हम तुमको, तुम भी हमें मिल गए। चलो चले, चलो चले घूमने बाजार को, बाजार से लाएंगे मूली आलू टमाटर और दाल। और क्या तुमने सोचा था टिक्की? नहीं नहीं नहीं, आलू दाल मूली से छुटकारा हो तो चाट लेने जाए रे, अरे चाट लेने जाए रे। ओ, खिला देता हूँ, चलना। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल। इसमें तो आपने श्रृंगार रस भी दिखा दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी जीवन की कहानी, आपका थिएटर की तरफ रुख, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे बदलती गई, ये सारी बातें हमने आज की। इसके आगे भी आपका सफर ऐसा ही सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू तेजस जी, थैंक यू स्माइलिंग सोल, एंड थैंक यू टू ऑडियंस टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रदीप जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।